हर रहस्य की एक परत होती है, लेकिन MH370 की परतें इतनी गहरी हैं कि हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा होता है। 8 मार्च 2014 रात के 12:41 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ता एक बोइंग 777 फ्लाइट नंबर MH370। 239 लोग, 13 देश और एक भरोसा कि सुबह तक वे अपने गंतव्य बीजिंग पहुंच जाएंगे। लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। उस रात वो फ्लाइट आसमान में गायब हो गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। ये कोई फिल्म नहीं है, यह सच्चाई है। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसने विज्ञान, तकनीक और इंसान की समझ की सीमाओं को चुनौती दी। यह कहानी है फ्लाइट MH370 की। चैप्टर 1, वो आखिरी उड़ान। MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक नियमित फ्लाइट थी। कैप्टन जहारी अहमद शाह, एक अनुभवी पायलट, 18,000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव। फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, 200 घंटे का अनुभव। एयरक्राफ्ट बोइंग 777-200 एयर, एक ऐसा विमान जिसे असाधारण रूप से सुरक्षित माना जाता है। 8 मार्च 2014 सब कुछ सामान्य था। बोर्डिंग पूरी हुई, मौसम बिल्कुल साफ। 12:41 AM विमान ने रनवे छोड़ा। गुड नाइट मलेशियन 370, ये आखिरी शब्द थे जो कप्तान ने मलेशियन ATC को कहे, और फिर खामोशी। चैप्टर 2, संपर्क का टूटना, क्या ये सामान्य था? 1:19 AM पर MH370 ने मलेशियन एयर स्पेस छोड़ा और वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने वाला था, लेकिन उसने कभी संपर्क नहीं किया। रडार से गायब, लेकिन कैसे? मिलिट्री रडार ने देखा कि प्लेन ने एक अजीब यू टर्न लिया। वो पश्चिम की ओर मुड़ा, अंडमान सी की तरफ। इसके बाद रडार और सैटेलाइट्स का अजीब डेटा सामने आया जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। चैप्टर 3, इनमर्सर सैटेलाइट, आखिरी संकेत। जब विमान संपर्क में नहीं था तब भी ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमरसैट को कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे। हर घंटे एक हैंडशेक पिंग आता था। कुल 7 पिंग्स आए, आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर। इसका मतलब विमान 7 घंटे तक आसमान में था, लेकिन कहाँ गया, किधर गया? चैप्टर 4, खोज का महासमर। MH370 की खोज आधुनिक इतिहास की सबसे महंगी और लंबी खोज बनी। साउथ इंडियन ओशन में खोज शुरू हुई और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन और 26 देशों ने मिलकर खोज की। ब्लैक बॉक्स के सिग्नल्स ढूंढे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में खोज हुई, लेकिन विमान नहीं मिला। चैप्टर 5, परिजनों का संघर्ष और सरकार की चुप्पी। चीन में MH370 के यात्रियों के परिवारों ने धरने दी। मलेशियाई सरकार पर लापरवाही और सच्चाई छुपाने के आरोप लगे। हमारा बेटा, हमारी माँ, हमारी पत्नी उस फ्लाइट में थी। आप बस इतना बता दो दाब, वो जीवित हैं या नहीं? एक पीड़ित पिता। चैप्टर 6, क्या हो सकता है सच? संभावनाएं। 1, पायलट सुसाइड थ्योरी। क्या कप्तान जहारी ने जानबूझकर विमान को रास्ते से हटाया? फ्लाइट सिमुलेटर में उसने पहले इसी रास्ते की प्रैक्टिस की थी। 2, हाईजैक थ्योरी। क्या प्लेन हाईजैक हुआ, लेकिन कोई भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली? 3, फायर और मैकेनिकल फेलियर। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लेन में आग लगी और पायलट बेहोश हो गए, लेकिन सवाल वही, फिर वो 7 घंटे तक आसमान में कैसे रहा? चैप्टर 7, रहस्य और कुछ मिले हुए मलबे। 2015 में रियूनियन आइलैंड के पास एक बोइंग 777 का फ्लैपेरन मिला। जांच में साफ हुआ ये MH370 का था। बाद में मॉरिशस, माडागास्कर और मोजाम्बिक में कुछ और टुकड़े मिले, लेकिन बॉडी, ब्लैक बॉक्स या मुख्य मलबा आज तक नहीं मिला। हर रहस्य की एक परत होती है, लेकिन MH370 की परतें इतनी गहरी हैं कि हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा होता है। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान और राजनीति आपस में टकराते हैं, और इस टकराहट में जन्म लेती है थ्योरीज और षड्यंत्र की संभावनाएं। चैप्टर 8, इनमरसैट का रहस्यपूर्ण डेटा। जब MH370 ने आखिरी बार ATC से संपर्क किया, उसके बाद 7 घंटे तक इनमरसैट सैटेलाइट सिस्टम को सिग्नल्स मिलते रहे। इन पिंग्स ने एक वर्चुअल आर्क बनाया, एक ऐसा कर्व जो ये दर्शाता है कि विमान या तो कजाकिस्तान की तरफ गया होगा या फिर साउथ इंडियन ओशन की गहराइयों में खो गया। लेकिन ये आर्क कोई GPS नहीं था, ये सिर्फ ये बता सकता था कि विमान किस दूरी पर होगा, न कि उसका सटीक स्थान। चैप्टर 9, BFO और BTO। ये टेक्निकल शब्द क्यों जरूरी हैं? इनमरसैट ने 2 पैरामीटर से अंदाजा लगाया। BTO, बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट, विमान और सैटेलाइट के बीच का समय। BFO, बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट जो विमान की दिशा और स्पीड का संकेत देता है। BFO वैल्यूज ने यह साफ किया, विमान ने आखिरी समय में बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू किया था। तो सवाल उठा, क्यों गिरा? खुद से या गिरा दिया गया? चैप्टर 10, फ्लाइट सिमुलेटर के वो डार्क क्लूज। जांचकर्ताओं ने कैप्टन जहारी के घर में एक हाई एंड फ्लाइट सिमुलेटर पाया और शॉकिंगली
उसमें एक ऐसा सिमुलेटेड रूट सेव था जो साउथ इंडियन ओशन की ओर जा रहा था, लगभग वही रास्ता जो बाद में वास्तविक रूप से अनुमानित हुआ। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या ज़हारी पहले से मेंटली इस मिशन की तैयारी कर रहे थे? कुछ जांचकर्ताओं ने इसे आत्महत्या की संभावित योजना माना तो कुछ ने इसे सर्कमस्टेंशियल कहा। कोई ठोस प्रमाण नहीं था। चैप्टर 11 ज़हारी अहमद शाह पर एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल। ज़हारी को उनके साथी एक शांत, प्रोफेशनल और अनुभवी पायलट मानते थे, लेकिन जांच में सामने आया कि वे अपने परिवार से अलग रह रहे थे। सोशल मीडिया पर वे कभी कभी राजनीतिक भावनाएं जाहिर करते थे। उन्होंने मलेशियन विपक्षी नेता अनवार इब्राहिम को खुलकर समर्थन दिया था, जिनकी सजा MH370 उड़ने से कुछ घंटे पहले घोषित की गई थी। क्या यह उनका गुस्सा था, कोई संदेश, या फिर बस एक इत्तेफाक? कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। चैप्टर 12 ऑल्टरनेट थ्योरी, सच्चाई या साजिश। MH370 की गुमशुदगी के बाद कई देशों और मीडिया ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। वोंड डिएगो गार्सिया थ्योरी। कहा गया कि अमेरिका ने विमान को अपने मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में उतार लिया। अमेरिका ने इस आरोप को खारिज किया और कोई सबूत नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक हाईजैक थ्योरी। क्या किसी ने रिमोटली विमान को हैक करके उसका कंट्रोल ले लिया? बोइंग और एविएशन। लिथियम बैटरी फायर थ्योरी। MH370 के कार्गो में 2000 किलो लिथियम बैटरीज थी। क्या इनसे आग लगी? कुछ लोग मानते हैं कि प्लेन में आग लगी, लेकिन तब सवाल ये उठा, अगर आग लगी होती तो विमान 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा? हर थ्योरी में कुछ न कुछ लॉजिक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। चैप्टर 13 को पायलट फारिक, अनुभवहीन या निर्दोष। फारिक अब्दुल हामिद को पायलट अपने करियर की पहली बोइंग 777 इंटरनेशनल फ्लाइट पर था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह कॉकपिट में यात्रियों को आमंत्रित कर चुका था पूर्व की उड़ानों में, जो एविएशन प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन MH370 के मामले में ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला। वो मात्र 27 साल का था और अब वह भी इस रहस्य का स्थायी हिस्सा बन गया। चैप्टर 14 सैटेलाइट फुटेज। क्यों नहीं दिखा विमान? भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसी ताकतें सैटेलाइट सर्वेलेंस में सक्षम है। तो सवाल ये है, इतना बड़ा बोइंग 767 का विमान आसमान से कैसे छुपा रह गया? क्या विमान को जानबूझकर लो एल्टीट्यूड पर उड़ाया गया ताकि रेडार से बचा जा सके, या फिर रेडार ऑफ करने के बाद विमान स्टेल्थ मोड में था? इसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। योजना के तहत किया गया डिसअपीयरेंस। चैप्टर 15 मलेशियाई सरकार की भूमिका, जवाब या बचाव। शुरुआत में मलेशियन अथॉरिटीज ने परस्पर विरोधाभासी बयान दिए। फ्लाइट के लापता होने की घोषणा में देरी की गई। वियतनामीज और चाइनीज ATC के बीच कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं थी। MH370 के परिजनों ने मलेशियन सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सच्चाई छिपाई। कुछ ने यहाँ तक कहा यह एक कवर अप था। चैप्टर 16 ATC और रेडार, चूक या चाल। 1 रेडार पर MH370 का U-टर्न स्पष्ट रूप से दिखा, लेकिन इसे तुरंत एक्शन में नहीं लिया गया। 2 वियतनामीज ATC ने जब संपर्क की कोशिश की तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये घटनाएं बताती हैं कि या तो सिस्टम में भारी गड़बड़ी थी या फिर कुछ जानबूझकर अनदेखा किया गया। कभी कभी जब कोई चीज़ ज़मीन से मिट जाए तो हम उसे आसमान में ढूंढते हैं, लेकिन MH370 की खोज हमें समुद्र के उस हिस्से में ले गई जहां इंसान के कदम आज भी नहीं पहुंचे हैं। एक ऐसा इलाका जो धरती का सबसे कम समझा गया हिस्सा है, हिंद महासागर का दक्षिणी कोना। चैप्टर 17 ओशन शील्ड और पहला खोज दल। 2014 में ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB ने एक बड़ी सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व किया। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का जहाज ओशन शील्ड, संयुक्त प्रयास, मलेशिया, चीन, अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, सैकड़ों मिलियन डॉलर का बजट, इस्तेमाल हुई अत्याधुनिक तकनीकें, अंडर वाटर ड्रोन, स्टाउट सोनार सिस्टम्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स। इस खोज का फोकस था वो इलाका जिसे इनमर्सड सैटेलाइट डेटा से लाइकली क्रैश जोन कहा गया था। चैप्टर 18 ब्लूफिन 21 और गहराइयों की चुनौती। ब्लूफिन 21 एक ऐसा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल था जिसे विशेष रूप से डीप ओशन फ्लोर को स्कैन करने के लिए भेजा गया। हर डाइव 16 घंटे चलती थी। 5 किलोमीटर गहराई तक स्कैन करता था, लेकिन हफ्तों की स्कैनिंग के बाद भी कोई निश्चित मलबा नहीं मिला। समुद्र की गहराई में उम्मीद की तरह चुप्पी थी। चैप्टर 19 फ्लापरोन, पहली आशा की किरण। 29 जुलाई 2015 रियूनियन आइलैंड पर एक विमान का टुकड़ा बहकर आता है। इसे फ्लापेरोन कहा जाता है, बोइंग 777 के पंख का हिस्सा। विशेषज्ञों ने पुष्टि की ये MH370 का था। यह पहला भौतिक प्रमाण था जो साफ करता था कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा था।
इसके बाद मोजाम्बिक, मॉरिशस, टांजानिया और मेडागास्कर में MH370 के अन्य मलबे के टुकड़े मिले, लेकिन ये छोटे टुकड़े पूरे विमान की कहानी नहीं बता सकते थे। चैप्टर 20 ओशन इन्फिनिटी, एक निजी प्रयास। 2098 में अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने नई सर्च की शुरुआत की। सीबेड कंस्ट्रक्टर नामक जहाज अत्याधुनिक AUVs जो अधिक तेज और गहराई तक स्कैन कर सकते थे। भुगतान का आधार नो फाइंड नो फी, यानी अगर विमान नहीं मिला तो सरकार को कुछ नहीं देना पड़ेगा। इस बार खोज 12,000 वर्ग किलोमीटर तक हुई, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ओशन इन्फिनिटी ने 2029 में सर्च रोक दी, लेकिन मलेशिया सरकार ने कहा अगर नई टेक्नोलॉजी या ठोस सबूत मिलते हैं तो खोज दोबारा शुरू हो सकती है। विषय चैप्टर 21 दक्षिण हिंद महासागर क्यों इतना रहस्यमय? ये दुनिया का सबसे दूरस्थ समुद्री क्षेत्र है, कोई रडार कवरेज नहीं। ओशन फ्लोर अत्यंत जटिल, कुछ हिस्से तो अभी तक पूरी तरह मैप भी नहीं किए गए। MH370 अगर सच में यहाँ क्रैश हुआ तो उसका मलबा सैकड़ों किलोमीटर तक बह सकता था। ओशन करंट्स, विंड्स और ज्योग्राफी सब ने खोज को और कठिन बना दिया। चैप्टर 22 ब्लैक बॉक्स, वो जो कभी नहीं मिला। MH370 की सबसे अहम चीज़ थी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हर विमान में ये दो डिवाइसेस क्रैश प्रूफ होते हैं। अगर मिल जाएं तो आखिरी पलों की पूरी कहानी सामने आ सकती है, लेकिन इंडियन ओशन की गहराई, सिग्नल बैटरी की 30 दिन की सीमा, भारी सागर तल, इन सब के कारण आज तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। चैप्टर 23 परिजनों की उम्मीद, दर्द और संघर्ष। MH370 के यात्रियों के परिवारों के लिए यह सिर्फ एक विमान नहीं था, ये उनके जीवन का हर हिस्सा था। चीन में प्रदर्शन, मलेशिया में मोमबत्तियां और विरोध, इंटरनेट पर ट्रूथ सीकर्स का समुदाय। एक माँ ने कहा मुझे बस उसकी आवाज़ सुननी है एक बार, ताकि मैं जान सकूं आखिरी बार वो मुस्कुराया था या रोया। चैप्टर 24 मीडिया, राजनीति और वैश्विक नजरिया। MH370 सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये एक ग्लोबल मिस्ट्री बन गया। CNN ने इसे मोस्ट कवर्ड मिसिंग फ्लाइट कहा। भारत, चीन, अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी इससे जुड़ी, लेकिन क्या कोई राजनीति इसमें शामिल थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है मलेशिया ने जानबूझकर जानकारी धीमे दी, चीन ने भी अपनी भूमिका छुपाई, अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस शेयर नहीं की। इन सवालों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा दी। चैप्टर 25 सच की खोज आज भी जारी है। आज भी MH370 का मलबा ओशन के किसी कोने में पड़ा हो सकता है। शायद कोई जहाज, कोई सैटेलाइट या किसी फिशरमैन को वो टुकड़ा मिल जाए जो पजल के आखिरी टुकड़े जैसा हो। ओशन इन्फिनिटी फिर से 2024 या 2025 में खोज शुरू कर सकती है, अगर सरकार अनुमति दे। परिजनों को आज भी उम्मीद है। जब किसी लापता विमान का कोई सुराग न मिले, जब सरकारें चुप हो जाएं, जब टेक्नोलॉजी भी हार मान ले, तब लोग सवाल पूछते हैं और उन्हीं सवालों से जन्म लेती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। MH370 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चैप्टर 26 क्या पायलट ने जानबूझकर विमान गायब किया? कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह पर कई थ्योरीज केंद्रित रहीं। कौन? फ्लाइट सिमुलेटर राउट। ज़ाहरी के घर से मिले फ्लाइट सिमुलेटर में उसी साउथ इंडियन ओशन की दिशा में एक सिमुलेटेड फ्लाइट रिकॉर्ड थी। 2 मेंटल स्टेट। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह अवसाद, डिप्रेशन में थे, परिवार से अलग रहते थे। 3 पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को कोर्ट से सजा मिलने के कुछ घंटों बाद ज़ाहरी ने उड़ान भरी। वो अनवर के समर्थक थे। थ्योरी कहती है उन्होंने एयरक्राफ्ट को हाई एल्टीट्यूड पर लेकर प्रेशराइजेशन बंद कर दिया, जिससे सभी यात्री बेहोश हो गए। फिर खुद अकेले विमान को उड़ाते हुए डीप ओशन में ले गए और क्रैश कर दिया, लेकिन ऐसा करने की कोई सीधी वजह नहीं थी। सुसाइड नोट नहीं मिला। ज़ाहरी का बिहेवियर उड़ान से पहले सामान्य था, तो क्या यह थ्योरी बस एक कन्वीनियंट स्केपगोट है? चैप्टर 27 अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट। डिएगो गार्सिया थ्योरी। ये थ्योरी सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों के जरिए फैली। डिएगो गार्सिया एक गुप्त अमेरिकी मिलिट्री बेस है जो उसी इलाके में स्थित है। थ्योरी कहती है MH370 को हाईजैक कर उस बेस पर उतारा गया। विमान में मौजूद चीनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को हिरासत में लिया गया। सबूत मिटाने के लिए विमान को ओशन में क्रैश कर दिया गया। मजबूत पक्ष। डिएगो गार्सिया के पास रेडार और सैटेलाइट सर्वेलेंस है, पर फिर भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कमजोर पक्ष। कोई सबूत नहीं। अमेरिका ने इस थ्योरी को निराधार और हास्यास्पद कहा। चैप्टर 28 इलेक्ट्रॉनिक हथियार और टेक्नोलॉजी चोरी की थ्योरी। विमान में फ्री स्केल सेमीकंडक्टर कंपनी के 20 कर्मचारी सवार थे, ज्यादातर चीन के।
थ्योरी कहती है फ्री स्केल एक उन्नत माइक्रोचिप विकसित कर रही थी जिसका डिफेंस और मिलिट्री सिस्टम्स में प्रयोग हो सकता था। अमेरिका या चीन दोनों में से किसी ने विमान को गायब करवाया ताकि उस टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूसिवली अपने पास रखा जा सके। लेकिन ये थ्योरी भी कयासों पर आधारित है, कोई हार्ड एविडेंस नहीं। ये चैप्टर 29 उइगर मिलिटेंट हाईजैक थ्योरी। चाइना की उइगर मुस्लिम कम्युनिटी और सरकार के बीच लंबे समय से टकराव है। कुछ लोगों का मानना है कि MH370 को उइगर आतंकवादियों ने हाईजैक किया। विमान को चीन के खिलाफ सिंबॉलिक अटैक के रूप में क्रैश किया गया। चाइनीज सरकार ने कभी इस थ्योरी की पुष्टि नहीं की, न ही किसी ने जिम्मेदारी ली। चैप्टर 30 रेडार ब्लाइंड स्पॉट थ्योरी। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा एक इलाका है जहां कई देशों के रेडार कवरेज ओवरलैप नहीं करते, यानी वहां पर ब्लाइंड स्पॉट है। थ्योरी कहती है कोई ट्रेंड पायलट जानबूझकर विमान को रेडार ब्लाइंड स्पॉट में लेकर गया, फिर एल्टीट्यूड चेंज करके सर्वेलेंस से बचते हुए दिशा बदली। अगर ऐसा किया गया तो ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। चैप्टर 31 मलेशियन गवर्नमेंट की भूमिका। मलेशियन गवर्नमेंट पर आरोप लगे, जानकारी छुपाई गई। रेडार से यूटर्न दिखने के बावजूद 4 घंटे तक एक्शन नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए। MH370 के परिजनों ने कई बार कहा दिया हमें सब कुछ नहीं बताया जा रहा। चैप्टर 32 दो और घटनाएं। क्या ये पैटर्न है? MH370 के कुछ महीनों बाद और भी 2 बड़ी घटनाएं हुई। 1 मैच 17 जुलाई 2014 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही फ्लाइट यूक्रेन में शूट डाउन कर दी गई। रशिया बैक्ड रेबल्स पर आरोप। 2 मलेशियन विमानों पर इतने कम अंतराल में बड़े हादसे, कोइंसिडेंस या पैटर्न? 2 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 मार्च 2015 को पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को एल्प्स में क्रैश किया। MH370 जैसी ही सुसाइड थ्योरी। क्या अब पायलट्स की मेंटल हेल्थ को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं हो गया? चैप्टर 33 क्या ये सब डिस्ट्रैक्शंस थे? कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि पब्लिक और मीडिया को अलग अलग थ्योरीज में उलझा दिया गया ताकि असली कारण छुपा रहे। थ्योरीज का मकसद था कि डिवाइड द नैरेटिव। जैसे जैसे समय बीतता गया पब्लिक का इंटरेस्ट कम हुआ और सरकारों पर दबाव भी। चैप्टर 34 सच के साथ राजनीति का खेल। MH370 से जुड़े कुछ बड़े सवाल। क्या ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था? क्या किसी देश को पहले ही पता था कि विमान कहाँ गया? क्या कोई सैन्य परीक्षण गलत हुआ? अगर सच्चाई सामने आ जाए तो क्या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? कई पत्रकारों और ट्रूथ सीकर्स का मानना है कि सच्चाई इतनी बड़ी है कि दुनिया के सामने लाना राजनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। MH370 की सच्चाई शायद किसी रिपोर्ट में दबी हो, या किसी कंप्यूटर की एनक्रिप्टेड फाइल में बंद हो, या शायद ओशन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में किसी मलबे के साथ सो रही हो। लेकिन जो बात सबसे डरावनी है वो ये नहीं कि MH370 आज तक नहीं मिला, बल्कि ये है शायद कोई जानता है पर बता नहीं रहा। 209 लोग और उनके पीछे छूट गए हजारों दिल जो हर सुबह उठते हैं इसी उम्मीद में कि आज शायद कोई खबर मिले। MH370 की फाइलें धीरे धीरे बंद हो गई। मीडिया का कैमरा दूसरी तरफ घूम गया। राजनेता भूल गए, लेकिन जो भूले नहीं वो हैं MH370 के परिजन। चैप्टर 35 सुबह जो कभी नहीं आई। 8 मार्च 2014 की सुबह जब लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों को लेने एयरपोर्ट पहुंचे पर वहां एक खाली स्क्रीन थी। फ्लाइट MH370 डिले, फिर लिखा गया वो कॉन्टैक्ट एयरलाइन स्टाफ, फिर साइलेंस। कोई हादसे की घोषणा नहीं हुई, कोई पुष्टि नहीं, बस एक अनकहा डर जो हर पल और गहरा होता गया। चैप्टर 36 चीन में मातम, मलेशिया में सन्नाटा। MH370 के 33 यात्री चीन के थे। बीजिंग एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। टीवी चैनल्स लाइव थे। परिवारों को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। एयरलाइन स्टाफ ने कहा हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे फिर से वो जानते थे कि एक पल में सब बदल गया था। चैप्टर 37 मलेशियाई सरकार की चुप्पी से बढ़ता आक्रोश। जैसे जैसे दिन बीते मलेशियन ऑफिसर्स ने विरोधाभासी बयान दिए। परिवारों को पहले बताया गया कि संपर्क टूट गया है, फिर कहा गया विमान ने यू टर्न लिया, फिर सैटेलाइट पिंग्स की बात सामने आई। हर दिन नई डायरेक्शन, पर कोई अंतिम जवाब नहीं। क्या हमसे कुछ छिपाया जा रहा है? ये सवाल हर परिजन की आंखों में दिखता था। चैप्टर 38 वॉइस 370 एक संघर्ष की शुरुआत। MH370 के परिजनों ने एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया, वॉइस 370। उद्देश्य पारदर्शी जांच की मांग, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना, खोज को रुकने से रोकना, सच्चाई तक पहुंचने की कानूनी लड़ाई लड़ना। वॉइस 370 ने पिटिशंस दायर किए, कैंपेन्स चलाए और हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मेमोरियल इवेंट्स आयोजित किए। चैप्टर 39 कहानी अधूरी है, माँ की आवाज़।
एक चीनी महिला जिसका बेटा उस फ्लाइट में था हर साल एक ब्लॉग लिखती है। मैं हर सुबह सोचती हूँ कि आज वो लौटेगा, दरवाज़ा खुलेगा और वो कहेगा माँ सब ठीक है, बस रास्ता लंबा था। ये सिर्फ एक माँ की नहीं 248 परिवारों की एक जैसी कहानी है। चैप्टर 40 मीडिया की थकान लेकिन दर्द की नहीं। शुरुआत में MH370 न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बना रहा, दिन रात कवरेज, एंकर्स ने थ्योरीज गढ़ी, पैनल डिस्कशन, सैटेलाइट मैप्स, एनिमेशंस। लेकिन कुछ हफ्तों बाद न्यूज़ चैनलों ने अगली स्टोरी पकड़ ली। MH370 पुरानी खबर बन गया, बट जिनका कोई खो गया उनका आज भी वहीं रुका हुआ है। 8 मार्च 2014 पर चैप्टर 41 DNA, मलबा और उम्मीद की उलझन। जब कुछ मलबे रियूनियन आइलैंड, मेडागास्कर, मोजम्बिक में मिले तो DNA टेस्ट नहीं हो पाया। कुछ परिजनों ने कहा थे हमें कैसे पता चले कि ये टुकड़े उसी विमान के हैं। कई ने यह भी माना कि सरकारें सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम हो, फ्लाइट डेटा को क्लाउड पे स्टोर किया जाए, कॉकपिट में मानसिक स्वास्थ्य की रेगुलर जांच हो, लेकिन इनमें से कई नियम अब तक लागू नहीं हुए। MH370 के परिजन आज भी दुनिया से कहते हैं दूसरे MH70 न हो, इसलिए इस केस को भूले नहीं। चैप्टर 44 कला, संगीत और श्रद्धांजलियाँ। MH370 की याद में बनाए गए गीत, कविताएं, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूरल्स। बीजिंग, कुआलालंपुर और पर्थ में स्मृति स्थलों की स्थापना हुई, लेकिन सबसे बड़ा स्मारक है उन लोगों की लड़ाई जो आज भी सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक लापता फ्लाइट की नहीं, ये कहानी है उन आवाज़ों की जो सिस्टम, सरकार और समय के शोर में दबा दी गई। MH370 आज भी एक रहस्य है, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है क्या उन 219 लोगों की कहानी कभी पूरी होगी। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे अब तक की खोज से मिले सब संकेतों को जोड़कर क्या कोई संभावित सच सामने आता है। 239 लोग, एक विमान, 4 महाद्वीप, दर्जनों थ्योरीज और 10 वर्षों की तलाश। फिर भी आज भी एक सवाल वहीं खड़ा है, MH370 गया कहाँ। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी थ्योरी की ओर जिसे एविएशन एक्सपर्ट्स, सैटेलाइट डेटा और रिकवर्ड मलबे के आधार पर सबसे क्रेडिबल फाइनल एक्सप्लेनेशन माना गया है। चैप्टर 45 एक आखिरी उड़ान, मिनट बाय मिनट रिकंस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा माने जाने वाले अनुमान के अनुसार विमान ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया और बिल्कुल रूटीन तरीके से उड़ रहा था। लगभग 40 मिनट बाद वियतनामीज एयर स्पेस में प्रवेश करने से ठीक पहले ट्रांसपोंडर बंद हुआ। इसके तुरंत बाद एयरक्राफ्ट ने वेस्ट की ओर एक तेज यू टर्न लिया। मिलिट्री रेडार से यह साफ दिखा। विमान ने मलेशिया के ऊपर से उड़ान भरी, फिर पेनांग की ओर गया, फिर उसने अंडमान सी की ओर चुपचाप दिशा बदल ली। क्यों, किसने किया, कैसे किया? यही वो बिंदु है जहां सारी थ्योरीज जन्म लेती हैं। चैप्टर 46 सबसे स्वीकृत थ्योरी, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू रिमोट ओशन। इस थ्योरी को ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB ने सपोर्ट किया है। मूल धारणा, विमान को जानबूझकर पायलट या किसी ट्रेंड व्यक्ति द्वारा रिमोट सदर्न इंडियन ओशन की ओर मोड़ा गया। ऑटो पायलट का इस्तेमाल कर रूट तय किया गया, फिर एयरक्राफ्ट को उड़ाते उड़ाते फ्यूल खत्म हो गया। इसके बाद विमान बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सीधे समुद्र में गिरा। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सबूत, इनमर्सर सैटेलाइट से मिले पिंग डेटा, BFO वैल्यूज जो इंडिकेट करती हैं कि विमान आखिरी मिनटों में फ्री फॉल की स्थिति में था, ओशन करंट्स के अनुसार बहकर आए मलबे का स्थान। चैप्टर 47 पायलट सुइसाइड थ्योरी की पुष्टि। कुछ एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैप्टन ज़हारी अहमद शाह ने किसी मानसिक या राजनीतिक कारण से यह कदम उठाया। उन्होंने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद किए, एयरक्राफ्ट को पूरी योजना के साथ रेडार ब्लाइंड जोन से ले गए, यात्रियों और क्रू को बेहोश किया, हाइपोक्सिया थ्योरी, और फिर अकेले विमान को दूर समंदर की ओर ले गए। इसके पक्ष में ज़हारी का फ्लाइट सिमुलेटर राउट, उस रात की चुप्पी, कोई डिस्ट्रेस कॉल ना आना, विमान का सीधे और मेथोडिकल तरीके से दिशा बदलना इसके विरोध में। ज़हरिया की मेंटल हेल्थ को लेकर कोई कॉन्क्रीट मेडिकल हिस्ट्री नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। ये एक अकेले व्यक्ति के लिए काफ़ी जटिल ऑपरेशन था। चैप्टर 48 एक्सीडेंटल हाइपोक्सिया थ्योरी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद एयरक्राफ्ट के अंदर कैबिन डिप्रेशराइजेशन हो गया, ऑक्सीजन मास्क सही से काम नहीं किए, क्रू और यात्री बेहोश हो गए, एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर चलता रहा, इवेंचुअली फ्यूल खत्म हुआ और क्रैश हुआ। समस्या, इसमें ट्रांसपॉन्डर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बंद होना एक्सप्लेन नहीं होता। चैप्टर 49 मैकेनिकल फेलियर या फायर। कुछ रेयर पॉसिबिलिटीज। कार्गो में रखी लिथियम आयन बैटरीज में आग लगी, कॉकपिट में इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी डाइवर्ट किया, पर कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी जल गए।
लेकिन फिर भी 7 घंटे की लंबी फ्लाइट और कंट्रोल टर्नबैक्स का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। चैप्टर 50 कंस्पिरेसी से हटकर एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन। जब सारी थ्योरीज का विश्लेषण किया गया तब कई एविएशन एनालिस्ट और इंजीनियर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह शायद पायलट द्वारा किया गया एक प्लान्ड सुसाइड था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कॉकपिट कंट्रोल ले लिया और जानबूझकर एयरक्राफ्ट को दूर क्रैश कर दिया। ये कहानी दुखद है, लेकिन यही सबसे कंसिस्टेंट नैरेटिव बनता है। चैप्टर 51 अब आगे क्या? सर्च की वर्तमान स्थिति। ओशन इन्फिनिटी ने 2024 में घोषणा की थी कि वे फिर से MH370 की खोज शुरू करना चाहते हैं, नए सोनार सिस्टम और AI मैपिंग तकनीक के साथ। मलेशियाई सरकार ने कहा, अगर ठोस योजना और क्षेत्र तय हो तो हम अनुमति देंगे। MH370 के परिवारों का कहना है, अगर पूरी दुनिया चांद पर पहुंच सकती है तो एक विमान को क्यों नहीं ढूंढ सकती। चैप्टर 52 इतिहास क्या कहेगा? MH370 केवल एक हादसा नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था, एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन डिजास्टर था, और सबसे बड़ी बात, यह एक इंसान की असहायता की कहानी थी आधुनिक टेक्नोलॉजी के सामने। MH370 आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, हर तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और पीड़ितों के परिवारों को वक्त के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। फाइनल नरेशन, भावुक और सम्मानपूर्ण स्वर। शायद कभी फ्यूचर में किसी वैज्ञानिक की नज़र एक ऐसे सोनार इमेज पर टिकेगी जहां एक छुपी हुई छाया उस विमान की होगी जिसने एक सुबह उड़ान भरी थी और फिर कभी नहीं लौटा। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक रहस्य, एक त्रासदी और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी?